अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद रहमान साहब, जो कि स्पेशलिस्ट हैं आर्थोपेडिक और एसोसिएट प्रोफेसर हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आजकल इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर आप ही के रिलेटेड हैं। मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा ना, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर पहला सवाल है कि बच्चों के कद नहीं बढ़ते। अब चाइना के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जिसमें ऑपरेशन का भी कहा जाता है कि वो उससे ऑपरेशन से भी कद बढ़ जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं हड्डियों से ही है, हमारी कद बढ़ना। और कहीं हमारे गांव के अंदर जो नुस्खे जाते हैं कि बांस का मुरब्बा खाने से भी कद बढ़ता है और बांस का कहवा पीने से भी बढ़ता है कद। अब आप स्पेशलिस्ट हैं, आप बताएं कद क्यों नहीं हमारे बढ़ रहे? बच्चों के कद छोटे हैं, लटकने से कहते हैं कि जी इतनी देर अगर आप लटकेंगे तो आपका कद बढ़ेगा। तो ये सारी जितनी मिथ हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट में प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में एवरेज हाइट जो है वो दुनिया के मुकाबले में कम है। बिल्कुल ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो हमारी थर्ड वर्ल्ड में भी ये कम उस पे साइड पे आती है। उसमें जो हम इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ में जो बोन्स की क्वालिटीज़ और बोन्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से उनका जो ग्रोथ का अमल है या जो उनकी ग्रोथ लंबाई होनी है वो लंबाई नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती है। अब एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास बच्चे जब आते हैं, कई दफ़ा माएँ या पेरेंट्स लेकर आते हैं कि जी ये रात को सोता है तो कहता है कि जी मेरे घुटनों में या टांगों में दर्द है। हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हमारे दोस्त डॉक्टर्स हैं वो उनको पेन किलर्स पे रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको फुलफ़िल करें। तो कई दफ़ा तो हमारे पास वो जब ग्रोथ स्पर्ट आता है उस वक्त आ जाते हैं टेढ़ी टांगों के साथ, या वो रूटीन में अगर कभी हमारे पास आ जाते हैं बोन पेन्स के साथ। तो यानी इसको हम बुक्स में भी अगर देखें तो लिखा हुआ है दिस इज़ द क्राई ऑफ बोन्स। यानी ये बोन्स चीख रही हैं कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हमें प्रोवाइड की जाए। अब ज़रूरत की चीज़ क्या है? ज़रूरत की चीज़ जो खुराक के ज़रिए पूरी की जा सकती है उसमें है कैल्शियम का होना, उसमें है विटामिन डी का प्रॉपर होना, उसमें है प्रोटीन्स का प्रॉपर होना। जब हमारी डाइट में ये तीन चीज़ें शामिल नहीं होती या कम मिकदार में होती हैं तो हड्डियों की ग्रोथ का अमल स्लो हो जाता है या रुक जाता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि विटामिन डी का काम ये है कि उसने कैल्शियम को जिस्म में, जब मैदे में आपने कैल्शियम या उससे डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको एब्जॉर्ब करना है। अब वो एब्जॉर्ब तो उसने कर लिया, अब उस कैल्शियम को उठा के, यानी जिस चीज़ पे लोड होके जाना है वो है प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन लेवल्स। अब वो प्रोटीन्स भी हमारी कम है, कैल्शियम की हमारी वो भी कम है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के हमें पहले तो बोन्स की ग्रोथ को वहीं पे ही हम स्लो डाउन कर देते हैं जब उसको ज़रूरत होती है ग्रोथ की, जो लेयर्स हैं उन्होंने प्रोलिफरेट करना होता है। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ क्यों ये चीज़ें, एक वजह तो खुराक की हो गई, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है। स्कूल इतने छोटे हो गए हुए हैं कि एक एक कोठी के अंदर स्कूल बने हुए हैं जो कि बहुत पोस्ट स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्स नामी कोई एक्टिविटी नहीं है। को करिकुलर में तो उनको डाला जाता है लेकिन स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं। शाम में घर में बच्चे ने आना है, माँ बाप ने या वैसे बच्चे की एक आदत बनी हुई है कि जी ये तंग कर रहा है इसको मोबाइल पकड़ा दो। ठीक हो गया। हाँ, अब वो भी घर में बैठा है, उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए शाम में भी नहीं निकलना। हमें याद है कि हमारा स्कूल जो था, हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, हमारा जो स्कूल था वो एकड़ों में था और मस्ट था कि जो हमारे पीटी मास्टर थे उन्होंने हमें स्पोर्ट्स भी करवानी है, ब्रेक टाइम में उन्होंने हमें बाहर लेकर भी जाना है, एक्टिविटी भी करवानी है और शाम को भी हमने एक्टिविटी के लिए निकलना होता था। अब ये जब सारी चीज़ें जंबल अप होती गई हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड करते करते इस स्टेज पे हमें आ गई हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे। बच्चा हमारा कोई शाम को ना स्पोर्ट्स में जा रहा है ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में वो जा रहा है, वो सारा दिन स्क्रीन में बैठा है, उसकी वजह से उसकी आंखें भी जा रही हैं और उसकी ग्रोथ
का पोटेंशियल भी कम होता जा यानी रहा कि है। मोबाइल देखने से वाकई अगर बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उससे ग्रोथ रुकती है। ग्रोथ इस वजह से, यानी डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप इससे नहीं है कि वो मोबाइल रोक रहा है, रिलेशनशिप ये है कि वो शाम को एक्टिविटी पे नहीं जा रहा। बोन्स को क्या ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वो बढ़ेगी। जब उस पर आप स्ट्रेस डालना कम कर देंगे, यानी मैं उसकी एग्जांपल अगर दूं, अगर आप अपने, यानी खुदा न खास्ता किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे पास आते हैं, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए उसकी टांग को हम बांध देते हैं प्लास्टर में, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हमें क्लियरली नज़र आता है कि बोन्स के अंदर से भी कैल्शियम निकल गई है। क्यों? उसके स्ट्रेस ही नहीं पड़ा। तो बॉडी ने ये प्रिज्यूम किया कि इसको ज़रूरत नहीं है, उसने उसको वहाँ शिफ्ट कर देना जहाँ ज़रूरत है। इसी तरह है कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसकी बोन्स पे स्ट्रेस ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही जब कह रहे हैं। स्ट्रेस नहीं पड़ रहा तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्लो हो जाती है। फिर हम जब वो 13-14 साल पे पहुंचता है, जब उसका ग्रोथ स्पर्ट भी आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट से मुराद ये है कि जब बच्चा सेक्सुअली एक्टिव होने लगता है तो एक यकदम इंक्रीज इन हाइट होती है। बच्चियों में 12-13 साल पे हो जाती है, लड़कों में 13-14-15 साल तक होती है। जब वो हो चुकी होती है उसके बाद पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि जनाब ये तो कद ही नहीं बढ़ रही, बच्चे का कद रुक गया जी। उस स्टेज पे डॉक्टर्स का करने वाला कोई काम नहीं रह जाता, चाहे मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ। 12 साल से पहले ले आए 12 साल से पहले अगर आप उनकी न्यूट्रिशन में ये चीज़ें ऐड अप करेंगे तो उनकी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, जो जेनेटिक पोटेंशियल है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का भी दोनों का देखा जाता है कि एवरेज हाइट उनकी कितनी थी और बच्चे की कितनी निकलेगी। अब इसी क्वेश्चन में आपने एक चीज़ और पूछी थी मेरे से कि जी चाइना में टांगें बढ़ाने के लिए या टांगें बोन्स को लंबा करने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गए हुए हैं। तो ये ऑपरेशन सबसे पहले जो हुए वो रशिया में शुरू हुए थे। रशिया में एक लिजरॉव नामी डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, जिन्होंने बोन्स की ग्रोथ के लिए या बोन्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टेक्निक इजाद की जिसे हम कहते थे कि डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। यानी वो बोन्स को खींचते थे तो उसके साथ साथ ना सिर्फ बोन्स बढ़ती थी बल्कि जो वेसल्स हैं, जो मसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, ये सारी आराम आराम से बढ़ना शुरू हो जाती थी। प्रोग्रेसिवली उसको इंक्रीज़ किया जाता था और 3 से 4 इंच तक कद को बढ़ा लिया जाता था। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप रैपिडली नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट का किया है कि जिसमें एक टांग उनकी 2 इंच छोटी थी, एक दूसरी साइड बड़ी थी, तो मुझे बैलेंस करने के लिए एक्यूट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है। तो तकरीबन हम 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम एक टाइम में इंक्रीज़ कर सकते हैं, वरना दुनिया में ये अब रिकमेंडेड तरीका ज़रूर है। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि सर्जिकली उससे गुजरना पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है कि वो प्रोग्रेसिवली 1 मिलीमीटर की एक पेनफुली भी है, पेनफुल भी है, लेकिन ये है कि 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से सब्र चाहिए। होता ज़रूर है, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें हम करते हैं, लेकिन हम काउंसल करते हैं, उनको पहले बताते हैं उसके प्रॉस कॉन्स सारी चीज़ें बताने के बाद तो ये किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बांस का मुरब्बा, ठीक है, और उसका बांस के हवाले से बड़ा ताल्लुक़ है, तो एक तो ये बता दें वाकई ये खाने से कद बढ़ता है क्योंकि आप डॉक्टर हैं, और या फिर बच्चों को जैसे ही वो पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके 12 साल तक कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ उनको खिलाएं ताकि उनके कद का जो होना चाहिए इंक्रीज़ वो हो, उनकी ग्रोथ ना रुके? अच्छा, जहाँ तक बांस के मुरब्बे का ताल्लुक़ है, ये तो मैं इसको क्लियरली मिथ कंसीडर करूँगा नंबर 1। या उसका कोई केमिकल एनालिसिस कर लिया जाए तो शायद वाली बात है कि कोई उसमें कैल्शियम का कंटेंट निकल आए कि जी कच्चे बांस के अंदर कोई कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है तो मे बी यानी उस खुराक को, लेकिन कहीं पे ये खुराक में लिखा हुआ नहीं है, कहीं जो हमें पढ़ाया या बताया जाता है, या ये कि भाई ये जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स का हमें पता है कि भाई कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है, खजूर है, बाकी कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं, लेकिन बांस का कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। मे बी अगर उसका केमिकल एनालिसिस हो तो शायद पता चले। दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि वो खुराक कौन सी इस्तेमाल की जाए। बचपन में एक तो ये है कि प्रॉपरली मदर फीडिंग बहुत ज़रूरी है, ये बेस है, ठीक है, जिस बेस से हम दूर होते जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा ये है कि बैलेंस डाइट, दूध का और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बच्चे के छोटे होते हुए, और दूसरा रूटीन की जो अपनी डाइट्स हैं उनमें कंटिन्यूएशन। प्रोटीन, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। हम ये यानी दूध ही पिए जाएंगे और प्रोटीन्स कम होती जाएंगी, उस दूध का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है।
اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز بھی جو میڈیکل اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 6 مہینے پہ جا کے آپ نے ویننگ شروع کر دینی ہے. ویننگ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو ٹھوس غذائیں بھی دینا ہے تاکہ گٹ بھی اس کی عادی ہو, اور جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اب اس میں چلی گئی ہے کہ جس میں اس نے اب اس دودھ کے ساتھ ساتھ کیلشیم کو کیری کرنا ہے, اور دودھ سمپل اس کی ساری ڈائٹری جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں کر پائے گا. تو اس لیے ڈائٹ میں ڈیری پروڈکٹس کا استعمال زیادہ, نٹس کا استعمال زیادہ, اور ساتھ جو ہائی پروٹین ڈائٹس ہیں یہ ریگولر لینا اور بیلنس ڈائٹ کی طرف جانا وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے, اس کا تعلق آنے والی زندگی میں ہوتا ہے اس کی باقی گروتھ کے ساتھ؟ اب دیکھیں جو حمل کے دوران بچے کا پیٹ کے اندر بڑھنا ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ماں سے. ہمارے پاس مائیں آتی ہیں, یہ آگے جا کے بھی یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے جب ہم فیمیل کے ایشوز ڈسکس کریں گے. تو جو چائلڈ بیئرنگ ایج ہے, یعنی جس میں بچے نے یعنی ماں نے کنسیو کرنا ہے یا اس نے 9 مہینے بچے کو لے کر چلنا ہے, اس وقت اگر اس کی اپنی ڈائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو بچے پہ یقیناً اثر پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ماں کے ہڈیوں سے, ماں کے بلڈ میں سے ایکسٹریکٹ ہو کے چیزیں میکسیمم بچے کو جانی ہیں. ماں کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی لیکن بچے کو ڈیفیشنسی ہونے نہیں دی جائے گی. لیکن اگر پیچھے جسے کہتے ہیں کہ سٹور ہی خالی ہو جائے گا تو پھر آگے بچے کے پاس بھی وہ نیوٹریشن پراپر نہیں پہنچے گی, تو یقیناً اس کا جو آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر اثر ضرور پڑے گا. تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.